अपना बूस्टर सेशन का 02 है। बूस्टर सेशन में आपको पता है कि हम लोग बेसिक डिस्कशन नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ें डिस्कशन नहीं करते, सीधा टू दी पॉइंट बात करते हैं। सवालों को कैसे अप्रोच किया जा सकता है, कैसे जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है, उसके ऊपर ही हमारा प्रॉपर डिस्कशन रहता है। तो आज जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में आपको दे चुका हूँ जिसमें लगभग 30 सवाल कराया हूँ। आज वाले सेशन में 46 के लगभग सवाल हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और कुछ आपके होमवर्क रहेंगे। तो आपको सारे के सारे सवाल, कोई भी सवाल ऐसे रैंडम देखना नहीं है। आपको क्या करना है, पॉज करना है, सॉल्व करने का कोशिश करना है, देन सॉल्यूशन देखना है। अब मैं बिल्कुल स्लो नहीं होऊंगा, बिल्कुल पॉज नहीं लूंगा, मैं एक लगातार कंटिन्यूअस सॉल्व करूंगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन देन वॉच द सॉल्यूशन। मेरी बात फिर से एक बार सुन लो, मैं एक बार स्टार्ट होऊंगा तो लगातार पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं करूंगा, कोई भी इधर उधर की रैंडम इररेलेवेंट टॉक हमारे क्लासेस में नहीं होती, एज यू नो। नेक्स्ट, मैं पॉज नहीं लूंगा कि आपके सामने सवाल लेकर यहाँ पे 40 सेकंड खड़ा हूँ और देन सॉल्यूशन करा रहा हूँ। थर्ड, मैं स्टार्ट करूंगा तो एंड तक ले जाऊंगा। एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ड्यूटी कि आपको पॉज करना है हर क्वेश्चन पे, आपको एक रफ कॉपी रखना है, उस पे सॉल्व करने का ट्राई करना है, देन मेरी सॉल्यूशन देखना है। कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया, कुछ बातें बता दिया, उसको नोट डाउन करना है। अभी हम लोग क्विजेज की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी एक दो लोग और बंदे हायर कर रहे हैं, एक दो बंदे आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे सवालों को टाइमर के साथ क्विज के फॉर्म में दे देंगे। मान लो इसमें 46 सवाल है तो 46 मिनट या 45 मिनट या 40 मिनट का एक क्विज दे देंगे। उस क्विज को पहले आप सॉल्व कर लोगे, फिर उस क्विज का एनालिसिस कर लोगे, क्या क्या आप में कमियां रही। देन आप अगर क्लासेस को देखोगे तो आपकी जो स्पीड है, आपके जो परफेक्शन है, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद हम लोग क्विजेस भी देना प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से मैं आपको एक बात और बोलता हूँ कि अगर आपके कोई भी दोस्त है, यार है, अपना कजिन है, रूम पार्टनर है, लाइब्रेरी पार्टनर है, कोई भी है जो तैयारी करता है, जिसका स्पीड में इशू है, जिसके स्कोर 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 25 मार्क्स या फिर 40 मार्क्स ऐसे आ रहे हैं 50 में से, अगर वो 50 आउट ऑफ 50 लाना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुका है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, तो उसे आप स्पीड बूस्टर कोर्स को भी रिकमेंड कर सकते हो, जिसमें सिर्फ बूस्टर सेशन आपको मिलेगा, कैसे स्पीड इंक्रीज करते हैं। आ जाओ अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो, बाई मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ एंड देयरबाय इट्स वैल्यू गॉट रिड्यूस्ड बाय 175/4%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन? गलती से एक धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया और इस प्रकार इसका मान 175/4% कम हो गया। 175/4% का मतलब क्या है? 175/400, 25 आते 175, 25 एकम 25, 25 छक्के 150। मतलब अगर वो संख्या 16 था तो 7 कम हो गया, इट मीन्स वो 16 से 9 हो गया। कब हुआ सर ऐसा? 16 से 9 वो कब हुआ? जब x के जगह पर गलती से 1/x टाइप हो गया। यही बोल रहा है ना कि उसका उल्टा गलती से लिख दिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x रेशियो 1/x है, अगर इसको मैं नॉर्मल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं तो ये x² रेशियो 1 होगा। क्यों सर? क्योंकि वो फ्रैक्शन में था तो मैं सारे में x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x² रेशियो 1 हो गया। अब अगर मैं इसका इक्वेट कर दूं तो इक्वेट करूंगा तो क्या होगा? x²/1 बराबर है 16/9, तो x² बराबर होगा 16/9, x बराबर होगा 4/3। क्लियर? जी सर। बस आपको ऐसे सवालों में देखना था और सॉल्व करना था। एक सेकेंड भी ऐसे सवालों में पॉज नहीं लेना होता, जो बोला है उसी स्टेप को फॉलो करते जाओ, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट लगता नहीं है। अभी देखो आपके सामने एक सवाल और आएगा, देखो सवाल कुछ यूं है मेरे भाई कि a fraction in reduced form is such that when it is square and then its numerator is increased by 25% and denominator is reduced by 280%। लैंग्वेज का आपको ध्यान देना है। यहां पर लिखा है जब किसी भिन्न को इस प्रकार कम किया जाता है
कि भिन्न का वर्ग करके उसके अंश को 25% बढ़ाया जाए और हर को 80% कर दिया जाए। 80% बढ़ाया या घटाया नहीं गया है, 80% कर दिया गया है। इट रिजल्ट्स इन 5/8 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। हो क्या रहा है, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है ओरिजिनल फ्रैक्शन का 5/8 आ रहा है। तो बोल रहा है कि मूल भिन्न का अंश और हर का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मैं मान लिया मेरा भिन्न था x अपॉन वाई, इसको स्क्वायर किया तो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो गया। अब बोला है कि 25% से न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दो, मतलब मैं उसको 125% बना दिया। किसी चीज को 25% से इंक्रीज करने का मतलब क्या है, 100 से 125% हो गया। दूसरे को बोल रहा है कि 80% पर ला दो, तो मैं इसका 80% ला दिया। जब ऐसा कर रहे हैं कि एक को 25% इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरे को 80% पर ला रहे हैं, तो हो क्या रहा है, 5/8 हो जा रहा है ओरिजिनल फ्रैक्शन के, ओरिजिनल फ्रैक्शन के 5/8 हो जा रहा है। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था x/y था, उसका 5/8 हो गया। परसेंट से परसेंट खत्म, xy से xy खत्म। 5 से काटा 25 बार गया, 8 से काटा 10 बार गया, 5 से काटा 5 बार गया, 5 से काटा 2 बार गया। x अपॉन वाई बराबर हो गया 2/5। देन पूछा है कि मेरे से उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 × 5 10 होगा उनका प्रोडक्ट। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो एक अब मैं क्या किया हूं, कुछ सवालों का होमवर्क रख लिया हूं, एक्स्ट्रा सवाल, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सवाल आपकी होमवर्क है, इसे आपको खुद से सॉल्व करना है, पॉज करके देख लो। आ जाओ अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल CHSL का आया हुआ, जिस टाइम पे आया था बहुत लोगों को परेशान किया था। सॉल्व करने का कोशिश करो। चलो मैं अगर देखूं क्या बोला है सवाल, विथ रेफरेंस टू अ नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 25% ऑफ सम एंड इट्स रेसिप्रोकल। सवाल यहां तक पढ़ के रुको। बोला है एक से बड़ी संख्या के संदर्भ में उसके और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, मान लो मैं बोला x और उसका डिफरेंस x - 1/x। खुद बोल रहा है कि खुद और खुद के रेसिप्रोकल का डिफरेंस और उसके व्युत्क्रम का योग, अगर मैं बोलूं कि x और +1/x का 25% है। इतना तो पता है कि सम हमेशा बड़ा होता है, डिफरेंस हमेशा छोटा होता है। कभी भी होगा तो जनरल सी बात है कि दो नंबर को ऐड करूंगा तो वो बड़ा होगा। तो इतनी तो समझ होगी कि इसका 25% ये होगा। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अगर ऊपर वाला 4 होगा तो नीचे वाला इसका 25% 1 होगा। जी हाँ सर। अब देखो कुछ लोग इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जिसको थोड़ी सी मेरे से पढ़े हुए हैं, नॉलेज है, अगर वो यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो करते हैं, कैलकुलेशन सीरीज पढ़े होंगे, तो उनको मैंने CND सिखाया है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसको अप्लाई करेंगे, जो कि होता है कि a+b अपॉन a-b अगर c/d के बराबर है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये होता है a/b बराबर c+d अपॉन c-d। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दो। x + 1/x अपॉन x - 1/x था, मैं क्या किया, इसको लिखा तो x अपॉन 1/x, और ये हो जाएगा 4 × 1 = 5 और 4 से 1 गया 3। अगर मैं इस x को ऊपर ले जाऊं तो x स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ सर, x स्क्वायर ये हो गया। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया, 5/3। अब मेरे से बोला है आगे, किसी संख्या की चौथी घात उसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये वर्ग है, स्क्वायर है, हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इसका फोर्थ पावर निकाल दो, ये हो जाएगा 25/9। इसका रेशियो देखो, 5/3 रेशियो 25/9। 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, ये 3 यहां आ जाएगा। नॉर्मल रेशियो क्या हुआ, 3 × 3 = 9, 5 से 5 काटा तो ये 1:5/3 था, पूरे में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 यहां हो गया, तो ये 3:5 हो गया। अब 3 से 2 बढ़ा है, 2 के ऊपर 3 बढ़ा, मतलब 66.67%। इतना तो समझ है ना, आपको रुकना थोड़ी है, नहीं रुकना है। 2 का इंक्रीज है 3 के ऊपर, इट मीन्स 66.67%। आप अगर पॉज करके यहां सोचने लगे कि 3 से इंक्रीज है 5 का, फिर 2 का बढ़ा, 2/3 × 100, इतना टाइम कहां है।
आपका बेसिक क्लियर है, आपको याद होना चाहिए कि 2/3 का मतलब 66.6% होता है। जैसे ही आपको ये लिखे 3 से 5 हो रहा है, आपका आंसर आ गया, ये स्टेप लिख के आपको टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CHSL 2019 का पूछा हुआ। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। इस टाइप का सवाल पीछे वाला भी था। अच्छा चलो एक सवाल और है, मैं इसको करा दे रहा हूं। बोला है कि एक से बड़ी संख्या के लिए उसके और उसके व्युत्क्रम का बीच का अंतर उसके और उसके व्युत्क्रम के योग का 2% है। फिर से वही है कि x + 1/x और x - 1/x में एक रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या है कि जो सम है, सम का 2% है आपका डिफरेंस, तो ये 50:1 है। क्यों सर? 2% का मतलब होता है 1/50। अगर सम 50 है तो इसका 2% डिफरेंस है। अब मैं इसे सॉल्व किया तो मुझे पता है कि x/1/x आएगा, जो कि ऊपर जाके x² हो जाएगा। ये बराबर है 51/49 के। जी हाँ। अब आगे बोला बाई हाउ मच परसेंट नियरेस्ट टू एन इंटीजर इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन इट्स क्यूब। ये सवाल अगर पहली बार आया हो किसी भी पेपर में, आपको सबसे पहला काम करना है सवाल को पढ़ते टाइम सॉल्व करना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्किप कर दो। यहां तक आप सॉल्यूशन अगर कर भी लिए हो स्टार्ट करके तो भी स्किप कर दो। ऐसे सवाल में एरर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर भी हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको 2 बार 7 से डिवाइड कर देता हूं। 7 से डिवाइड कर दिया, कैसे करूंगा देखो। मैं बोला 7 × 7 = 49, 7 से इसको काटा, 7 × 7 = 49, 2 बच गया, 7 × 2 = 14, 6 बच गया, 7 × 8 = 56। आगे छोड़ देते हैं, 7 से काटा 1.04, x² बराबर हो गया 1.04, x बराबर हो जाएगा लगभग 1.02। लगभग इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता है कि जो 10404 होता है ये 102 का स्क्वायर होता है। जब आप कैलकुलेशन में पढ़ते हो तो वहां पे स्क्वायर सिखाते हैं हम लोग, फास्टेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। अब मैं इसी को अप्रोक्सीमेटली देख लिया कि 1.04 है तो लगभग इसका x 1.02 आएगा, लेकिन ये मेरे से पूछा ही नहीं है। मेरे से ये पूछा है ना कि बाई हाउ मच परसेंटेज इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज लेस देन इट्स क्यूब। अब इसके क्यूब से स्क्वायर कितना कम है, मैं इसी वजह से बोला छोड़ दो, क्योंकि स्क्वायर तो निकल रहा था लेकिन क्यूब निकालना इसका डिफिकल्ट है। अब आपका ब्रेन एकदम हैंग कर जाएगा, क्या करूं कैसे करूं। लेकिन वही थोड़ा चालाक बच्चा होगा, दिमाग लगा देगा, वो 102 का लगभग देख लेगा कितना क्यूब आएगा। लगभग समझते हो ना, एकदम नियरेस्ट टू। ओ या तो उसे याद हो, याद तो पॉसिबल नहीं है। 102 का क्यूब किसको याद रहता है? 102 का स्क्वायर याद रह जाता है, इजी है, बट क्यूब नहीं रहता। ऐसे केसेस में फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यही रीजन है कि मैं आपसे बोलता हूं कि ऐसे सवाल को स्किप कर दो। जैसे ही पढ़ो इस स्टेप पर आओ, यार ये तो लेंदी हो रहा है, छोड़ दो। अब जब छोड़ रहे हो तो पेपर में एक मार्क लगा दो कि ये सवाल यहां तक सॉल्व किया हूं, इससे आसान हो जाता है सॉल्व करना। आज हम लोग इसको करते हैं। अगर मैं बोलूं 102 का क्यूब, तो आप एक तरीका है क्यूब निकालने का ये वाला। अब मैं बोला शॉर्टकट सिखा देते हैं, लेकिन शॉर्टकट से अभी मैं कराता नहीं हूं। अभी मैं आपको इजीएस्ट तरीका, मान लो कि सब कुछ भूल गए हो, कुछ भी दिमाग में नहीं है, फिर कैसे करोगे। शॉर्टकट एक है कि 100 और 2 ना मान के इसको 10 और 2 मान के सॉल्व कर दो। a क्यूब प्लस b क्यूब, याद है a² b ab², ऐसे करके आप कर सकते हो। लेकिन मैं प्योर बेसिक से समझाता हूं। मान लो कि 100 + 2 हो गया, जल्दीबाजी में हो, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, फिर आप क्या करोगे। ये 102 का क्यूब नहीं है, 1.02 का क्यूब है, लेकिन हम लोग 102 का निकाल रहे हैं। 100 का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3a² b। 100 का स्क्वायर, 100 पर 2 0 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2, तो 3 दूना 6 पर 4 0। सही है जी सर। 3ab², 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 100। a प्लस बी का होल क्यूब तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप याद करके सॉल्व करना।
3 चौकों का 1200। अब मैं सबको ऐड किया 8 0 2 1 6 1.061208। क्यों सर? क्योंकि मुझे पता है नीचे 2 जीरो है, तो 2 जीरो का 8 अक्षर तो छोड़ देंगे हम लोग। अगर 8 अक्षर छोड़ने जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया ये तो बहुत छोटा हो गया यार, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 2 2 4 2 6 सही है, सब सही है। नीचे अगर 100 पे देखूं मैं तो लगभग आपका वही आ रहा है, कुछ छूट रहा होगा। 2 2 4 2 6, अच्छा 6 जीरो छोड़ के आएगा, यहाँ पे आएगा 1.061208। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे से आप CI पढ़े हो, मैं आपको सिखाना चाहता हूं जो समझना, अगर आप मेरे से CI पढ़े हो तो इस सवाल का जो क्यूब था ना जल्दी लिख लेते। किसी को पता होगा 3 इयर्स रूल जिसमें मैं सिखाता हूं, किसी को भी पता होगा जो YouTube पे भी फॉलो किया है, उसे अच्छे से पता है कि 2% 2 साल में 4.04% का देता है इंटरेस्ट और 3 साल में 6.1208 का देता है। अब देखो ये डेटा यहां पे यूज है 6.1208, मतलब वो देखते बोल देता 1.02 है ना, तो 1 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 6.1208 सक्सेसिव इंक्रीज, तो इसका जो क्यूब का वैल्यू आएगा लगभग 1.06 आएगा। ऐसे ये होता है, कहीं का मेथड कहीं पे लगा देना। अभी तो आपको नंबर सिस्टम में जब सिखाऊंगा तो नंबर सिस्टम का यूज में और सिंप्लीफिकेशन का यूज भर भर के होगा। अब देखो क्या है, ये कितना बड़ा है? 0.2 बड़ा है, 0.02 बड़ा है। यही पूछा है ना कि इसका स्क्वायर इसके क्यूब से कितना छोटा है। 0.02 छोटा है, किसी संख्या का वर्ग उसके घन से कितने प्रतिशत छोटी है। अब 0.02 छोटा है 1.06 पर, तो 0.02 अपॉन 1.06 इंटू 100। अगर मैं इसको काटूं, 2 डेसिमल इसका 2 डेसिमल हट गया, 2 से काटा 53 टाइम्स गया, 100 अपॉन 53 है, 100 अपॉन 53 है। कुछ गड़बड़ लग रहा है सवाल में, नहीं सब कुछ सही है। अब चला जाएगा 53 से अगर डिवाइड करूंगा तो 53 1 जा 53, बचा कितना 47। अगर आप ऐसे डिवाइड करने वाले बच्चे हो तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि 53 1 जा 53, बचा कितना 47। अब अगर मैं ले जाऊं तो 5 अट्ठे 40, 5 नमा 45, 5 अट्ठे ही जाएगा, नम्मा नहीं जा रहा है, 1.8 यहां पे है, आंसर हो जाएगा। अगर आप ले जाके देखना चाहते हो तो 8 तिया 24 की 4, 2 बचा, 8 5 40 तो 42। क्लियर? जी सर। अब मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसा सवाल पेपर में अचानक से आपके सामने आए, थोड़ा सॉल्व करने के बाद पता चले तो बहुत लेंदी है, छोड़ दो। ऐसे ही सवालों को जो स्किप कर जाता है टाइम पर बिना नर्वस हुए, वो टॉप कर जाता है। ठीक है, एक इस टाइप का और सवाल मैं रखा हूं, इसे आप लोग सॉल्व करना, इसे आप लोग सॉल्व करना। लो सॉल्व करो, आंसर खुद से निकालना क्या आएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये जो आगे आने वाले 5-6 सवाल हैं, ये मेंसुरेशन बेस्ड है। हो सकता है आपको कम समझ में आए अगर आपकी मेंसुरेशन नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि मैं अपने फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। मुझे पता है कि भैया सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, मेरे से कोई पूछा, अब जिसे वॉल्यूम याद ही नहीं है वो क्या अप्लाई करेगा। अब जिसे याद है कि इसका वॉल्यूम होता है πr²h, अब उसको अप्लाई करना ऐसे सवालों में कि रेडियस इतने से इंक्रीज है, हाइट इतने से इंक्रीज है, वो जल्दी अप्लाई करेगा। अब किसी को याद ही नहीं है, उसको यही सीखना बाकी है कि वॉल्यूम जो होता है πr²h, उसे थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। मेरे से सवाल पूछा गया, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। 10% से डिक्रीज है तो 10 से 9, 10 से 9, और ये 20% से इंक्रीज है तो 5 से 6। इतना तेज मैं करूंगा, आपको भी इतना तेज करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनो। पाई इज द कांस्टेंट थिंग, यूज नहीं करेंगे। बचा क्या r²h। r अगर डिक्रीज हुआ है 10% तो 2 बार डिक्रीज होगा, r इंटू h। तो एक बार ये r, एक बार ये r, एक बार h। ये क्या बना कंप्लीट r²h, ये क्या बना कंप्लीट r²h। हमारा वॉल्यूम कंपैरिजन हो जाएगा। ये मेरा क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम, ये मेरा क्या है न्यू वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम यहां लिखूंगा, न्यू वॉल्यूम यहां लिखूंगा, देखूंगा क्या इंक्रीज डिक्रीज है।
अब मेरे को पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का होता है, तो मैं फटाफट आर को 3 बार निकाल लूंगा। यहां पर आपको मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। आ जाइए सॉल्व करते हैं। अगर आपको याद है तो इतना स्पीड से लिखोगे, और आप अगर टैलेंटेड हो तो और भी तेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कैसे। मैं देखो पहले ऐसे सॉल्व करते हैं। 10 दहा 100 बचे 500, 9 9 81, 6 कम 6 6 8 48, 500 पे 500 से 486 हो गया, तो 5 से अगर काट दूं तो 100 से कितना हो गया, 5 नम्मा 45, 5 7 35, 5 दूना 10, 100 से 97.2 हो गया। कितना का डिक्रीज है भैया, 2.8% का डिक्रीज इन 2.8%। देखो आपको पता होना चाहिए 100 पर कोई भी नंबर का इंक्रीज या डिक्रीज उतना परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अगर मैं बोलूं कि 100 पर x का इंक्रीज, इट मींस x% का इंक्रीज है। 100 पर y% का डिक्रीज मतलब y का डिक्रीज है। तो वही 100 पर 2.8 का डिक्रीज था, इट मींस 2.8% का डिक्रीज था। मैं ये चीज देख के यहां से 5 से काट दिया। अगर आपके सामने कभी भी कुछ यूं रेशियो मिलता है कि कोई रेशियो 25 से 36 हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ऐसे नहीं करोगे 25 पे कितना बढ़ा 11, 11/25 इंटू 100। ये सब उल्लू पुल्लू बच्चे करते हैं और 44% निकालेंगे। ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, सीधे इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 25 चौके 100, 36 चौके 144, 100 से 144 हो रहा है। ये मन में सोच लो, 44 का वृद्धि मतलब 44%। कल को आपके सामने आ गया सवाल कि कोई संख्या 5 से 8 हो रहा है, तो कैसे करोगे, 20 25 100, 20 8 160, 20 25 100, मन में करो ये चीजें, 20 8 160, 60% का ग्रोथ है। कल को कुछ ऐसे आ गया, कोई संख्या है 20 से 33 हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 20 25 100, 33 5 165, 100 से 165 है, इट मींस 65% का ग्रोथ है। कल को ऐसे आ गया सवाल आपके सामने कि कोई संख्या 25 से 18 हो रहा है, बताइए क्या डिक्रीज है। 25 चौके 100, 18 चौके 72, 7 चौक 28% का डिक्रीज है। इससे तेज होता है चीजें। अभी आपको मैं धीरे धीरे अदर चैप्टर में जैसे जैसे जाऊंगा तो मैं इनको यूज कर करके आपको सिखा दूंगा। कल को अगर मैं ऐसे मेरे सामने आ गया कोई संख्या 700 से कितना हो रहा है, मान लो 688 हो रहा है, कितना परसेंट का डिक्रीज है, मैं ये नहीं चेक करूंगा कितना, ऐसे हमेशा आता रहता है। मैं 7 से भागा दे दूंगा, 7 9 63, 5 बचा, 7 8 56, 2 बचा, 7 दूना 14, 100 से 98.2 मतलब 1.8% का डिक्रीज है। इस तरीके से करोगे तो आपका स्पीड डेवलप होगा। आपके सामने ऐसे सवाल आता है, मान लो कोई संख्या है 525 से मान लो 625 हो रहा है, कुछ ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, 625 रख लेते हैं। कोई संख्या है 625 से मान लिया कि 785 हो रहा है, तो क्या करोगे, देखो सिखाता हूं कैसे करोगे। पहले 5 से काटो 125, फिर 5 से काटा 14 5 70, 15 5 75, 5 7 35। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे 100 बनाने की कोशिश करूंगा। 100 बन नहीं रहा है, 1000 बन रहा है। 8 से मल्टीप्लाई करने पर 125 8 है 1000, 8 7 56, 5 बचा, 15 8 120 और 5 125। 1000 पर 256 का ग्रोथ है, तो 100 पर 25.6% का ग्रोथ है। ऐसे करोगे तो आपकी स्पीड खुद ब खुद बिल्ट होगी और मैक्सिमम चीज आप भरबली करने लगोगे। कैसे, भरबली। आ जाओ अगले सवाल को देखो। अगला सवाल आपका होमवर्क है, खुद से करना इस सवाल को। मैं साइड हो गया, चलो अभी आपको क्या है, देखो अगला सवाल। अगला सवाल है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 43% व्हेन इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 15 सही 5/13%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन CSA ऑफ सिलेंडर। अब आपको पता होना चाहिए कि CSA क्या होता है। CSA आपका होता है कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम जैसे πr² होता है, CSA होता है 2πRH। और आपको पता है कि हमें 2π और पाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो परसेंटेज चेंज है वो वेरिएबल्स में होता है, कांस्टेंट थिंग्स में नहीं होता। मतलब यहाँ पे मुझे R इंटू H का चेंज देखना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे R इंटू H का चेंज देखना पड़ेगा। मेरे को पता है कि रेडियस का चेंज मुझे पता नहीं है, तो पहले मुझे रेडियस का चेंज निकालना पड़ेगा।
मैं मान लिया कि जो मेरा वॉल्यूम था वो 100 से 143 हो गया, और मुझे पता है जब मैं वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे रेडियस का रेशियो मिल जाएगा। हाइट है 15/5/13% से बढ़ा है। अब मुझे याद है कि 15/5/13% जो होता है ये 2/13 होता है, तो ये 13 से 11 हुआ है। अभी आप पीछे जाओ, पीछे क्या किए थे हम लोग, रेडियस इंटू हाइट बराबर वॉल्यूम का रेशियो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम के रेशियो को हाइट से डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे रेडियस का स्क्वायर का रेशियो मिल जाएगा। जी हाँ सर। अब मैं गया उस सवाल पे, और मैं यहां पर ये किसका रेशियो है, रेडियस के स्क्वायर का। 11 से काटा 13 बार, ये 13 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर मिला 100 से 169। तो मैं आर स्क्वायर क्यों लिखूंगा, आर स्क्वायर क्यों लिखूंगा, मैं सीधा रेडियस लिखता हूं। रेडियस कितना होगा 10 से 13, क्योंकि आर का स्क्वायर 10 के स्क्वायर से 13 का स्क्वायर था, आर तो मेरा 10 से 13 है। अब बोला है परसेंटेज चेंज इन सीएसए बताना है। मुझे रेडियस का चेंज पता है 10 से 13 हो रहा है, मुझे हाइट का चेंज पता है कि वो 13 से 11 हो रहा है। तो मुझे R इंटू एच का चेंज कैसे निकालूंगा, R इंटू एच का चेंज निकाल दिया 10 से 11। अब 10 से 11 हो रहा है तो ये कितने परसेंट का ग्रोथ है, 10% का। 10 से 11 का मतलब है 100 से 110 होना, और 100 से 110 होने का मतलब है कि 10% का चेंज है। ठीक बोलोगे जी सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर किसी भी तरीके का। अगले सवाल पे मूव करते हैं, चलो। क्या है अगला सवाल, देखो अगला सवाल है बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज स्क्वायर। अब किसी को पता ही नहीं है कि प्रिज्म बनता कैसे है। मैं बता दूं पहले प्रिज्म बनता कैसे है। प्रिज्म इज नथिंग बट सिलेंडर। जिस किसी को ज्यादा डिटेल नहीं जाना है वो इतना याद रख ले कि प्रिज्म कुछ नहीं होता है, और सिलेंडर होता है, कुछ यूं इसका फिगर बनता है। अगर ये स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म है जिसके ऊपर का और नीचे का बेस स्क्वायर है, ट्रायंगल बेस्ड भी बनता है जो कुछ यूं बनेगा, इसका बेस ट्रायंगल है। और जो सिलेंडर होता है मेरे भाया, वो सिलेंडर हमेशा होता है सर्कल बेस्ड। अब किसी को ये पता होना चाहिए ना, तब ना वो सवाल कर पाएगा ये। इसी वजह से बोला ऐसे सवालों में थोड़ा सा आपका नॉलेज रहना जरूरी है मेंसुरेशन का। अब बोला है कि इसके साइड को इंक्रीज किया गया है 30% से और हाइट को डिक्रीज किया गया है 40% से, तो वॉल्यूम में चेंज बताना है। अब आपको इसका वॉल्यूम ही नहीं पता है तो कैसे करोगे। अगर ऐसे सवाल में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो पेशेंस बनाए रखो, मेंसुरेशन अगर आप पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसका वॉल्यूम होता है कि साइड, मैं लिखता हूं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसका बेस क्या है सर, इसका बेस है स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कैसे होता है, ये ए है। ये स्क्वायर अगर मैं फॉर्म करता हूं तो ये इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर, और इसका हाइट क्या है एच। अब मेरे को अगर चेंज निकालना है तो चेंज कैसे निकालूंगा, ए इंटू एच। अब देखो ऐसे सवालों में ना बहुत ज्यादा, अगर जो बच्चा एडवांस वीक है फंस जाएगा। जिसका एडवांस वीक नहीं हो तो देखेगा, बोलेगा अच्छा 30% का 2 डिक्रीज है, 10 से 7 कर दो, इंक्रीज है ना तो 10 से 13 कर दो, और एक 40% का डिक्रीज है तो ऐसे कर लेते हैं 10 से 6 कर लेते हैं। 13 169, 6 9 54, और 16 6 96, और 5 101। 1000 से 1014 है तो 100 से 101.4 होगा, 1.4% का वृद्धि होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये 1.4% की वृद्धि आपने सॉल्व कर लिया। यहां पर जब मैं 40% का डिक्रीज कर रहा था तो जनरली 40% का मतलब हम लोग 2/5 पढ़ते हैं और डिक्रीज भी 5 से 3 लिखते हैं, लेकिन मैंने यहां दिमाग लगा दिया।
अगर मैं 5 से 3 लिखता तो 5 गुणे 10 गुणे 10 500 बनता। फिर एक बार कैलकुलेशन करो, मैंने क्या किया 10 से 6 कर दिया, इससे मेरा ये 100 बन गया और ये 101.4 बन गया, काम खत्म हो गया। यही छोटी छोटी चीजें आपको ना ध्यान देना होता है, हैबिट से हो जाता है, प्रैक्टिस से हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इस सवाल को सॉल्व करो। ऐसे सवाल हम लोग एडवांस मैथ में भी 2 करेंगे, जिससे कि हमारा परसेंटेज का ये वाला पार्ट फिर से रिवाइज हो जाए जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई 140%। अब आपको स्फीयर कुछ यूं बनता है जी हाँ। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, जी हाँ। अब मेरे को इसमें चेंज देखना है तो सिर्फ मुझे आर में चेंज देखना होगा, क्योंकि 4/3 पाई तो कांस्टेंट होगा। कोई भी नया वॉल्यूम नया स्फीयर बनेगा उसमें 4/3 कांस्टेंट रहेगा, 4/3 पाई। उसका रेडियस बड़ा हुआ तो वॉल्यूम बड़ा हो गया, रेडियस छोटा हुआ तो उसका वॉल्यूम छोटा हो गया। अब ये बोला है कि रेडियस इंक्रीज हुआ है 140% से। अब मैं 140% का मतलब क्या है सर? 7/5 यही है ना, 7/5, जी हाँ 7/5 मतलब रेडियस 5 से 5 7 12 हो रहा है। 140 से बढ़ने का मतलब यही है। अब ये रेडियस 3 बार बढ़ेगा, 5 से 5/12, 5 से 5/12, क्योंकि r का क्यूब है, मतलब ये 5 के क्यूब से 12 का क्यूब बढ़ेगा। आपको मैंने चिल्ला चिल्ला के हमेशा परसेंटेज में बताया है, जब भी आपको उत्तर परसेंटेज में पूछा जाए तो आप रेशियो को अपने मन से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, जो कि हमने पीछे किया भी था, इसमें भी किया, यहां पे भी, यहां पे नहीं किया, लेकिन हम लोग इस पार्ट को जो सीखे थे, इस पार्ट को, इसमें यही सीखे थे कि हमें परसेंटेज चेंज निकालना है तो रेशियो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर से डिवाइड कर दो। अब हम इस सवाल को कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, ये 5 के क्यूब से 12 का क्यूब नहीं करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, ये मन में करने वाला चीज था, इसको 14 से 10 कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 10 से 24 हो गया। ये 10 की क्यूब से 24 का क्यूब हो गया। 10 का क्यूब 1000 होता है और 24 का क्यूब 13,824 होता है। ये 100 से 1382.4 हो गया। मैं दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दिया। कितने का इंक्रीज है भैया? 1282 का, इतने परसेंट का इंक्रीज है। ऐसे सवाल सॉल्व होता है, समझे कि नहीं समझे? जी सर, मजा आ गया सॉल्व करके एकदम। चलो आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। बोला है जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10%. In the same examination, Jack got 35% marks and were 20 marks more than the passing marks. अब देखो ये 20% पाता है, 10 से फेल हो जाता है। पास मार्क्स क्या होगा? 20% प्लस 10%, और ये क्या होगा? 35% माइनस 20। पास मार्क्स अगर मैं लिखूं कि पास मार्क्स क्या है, तो आप बोलोगे सर जॉन को 20% मार्क्स मिला था, अगर उसे और 10 मार्क्स मिल जाता तो पास हो जाता, और सेम एग्जामिनेशन में जैक को 35% मिला था, उसे 20 मार्क्स कम भी मिलता तो भी वो पास हो जाता। जी हाँ, तो दोनों का पास मार्क्स बराबर है। ये चीज लिखना नहीं है, यहां से आपको सीधे लिखना है ना, जब भी ऐसे सवाल आए तो चेंज इन परसेंटेज और चेंज इन मार्क्स। परसेंटेज चेंज क्या है? 35 से 20 गया 15%, और चेंज इन मार्क्स क्या है? ये फेल है तो -10, तो 20 से 10 गया 30। ये मिटा दो, ऐसे करना होता है, समझे? जी सर। अब मेरे से पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। 15% बराबर है 30 के। मैं बोलूं कि 5% किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर 10 के। मैं बोलूं 10% किसके बराबर है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहां पहले 3 से काटे थे, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 10% बराबर है 20 में, 20 के। 10% की जरूरत नहीं थी, मैं यहां पे सीधे सॉल्व कर लिया। मुझे पता चल गया कि 10 मार्क्स बराबर है 5% के,
और 20 मार्क्स लाता, 20% मार्क्स लाता है तो 10 मार्क्स से फेल हो जाता है, 10 मार्क्स से फेल होता है, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि वो 5% से फेल हो रहा है, क्योंकि 10 मार्क्स बराबर है 5% के। तो अगर उसे और 5% दे देता तो पास हो जाता, मतलब 25% पास ही मार्क्स है। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 5% बराबर है 10 मार्क्स, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10% बराबर हो जाएगा 20 मार्क्स। यहां बोला है को 35% लाता है तो पास मार्क्स से 20 मार्क्स ज्यादा लाता है। अगर मैं उस 20 को परसेंटेज से चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा 10%। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर वो 35% लाता है उससे 10% कम भी लाएगा तो पास हो जाएगा। तो 35 माइनस 10 25% भी लाएगा तो पास हो जाएगा, और पासिंग परसेंटेज पूछा है तो 25% विल बी द करेक्ट आंसर। एक सवाल और पूछता है, वो ये पूछता है ना कि मैक्सिमम मार्क्स क्या था, मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा। और एक दूसरा पूछता है पास मार्क्स क्या होगा। ये तो पास परसेंटेज हम लोग निकाले थे, मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है 100%। अगर मैं बोलूं 10% बराबर है 20 के तो 100% किसके बराबर होगा, 200। तो अगर वो पूछता है कि मैक्सिमम मार्क्स बताओ तो 200, पेपर पूरा 200 का हुआ था। अगर वो पूछता कि पास मार्क्स बताओ तो कैसे निकालते। पास मार्क्स क्या है 25%, जी हाँ। तो ये 5% का वैल्यू 10 है, 25% के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25% बराबर हो जाएगा 50। तो जो इसका पास मार्क्स था वो 50 था। 3 तरीके से सवाल पूछता ही है, तीनों का तीनों आपका हो गया। एक ऐसे पूछता है पास परसेंटेज बताओ, एक पूछता है पास मार्क्स बताओ, एक पूछता है मैक्सिमम मार्क्स बताओ। तीनों पार्ट क्लियर हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज में बदलाव है सवाल के, करने का कोशिश करो। क्या बोल रहा है कि ए स्टूडेंट स्कोर्स 125 मार्क्स एंड फेल्स बाय 12.5%। मतलब जब वो 125 कर रहा है तो 12.5% से फेल हो रहा है। तो अगर वो और 12.5% कर देता तो पास हो जाता। तो 125 प्लस 12.5%, जी सर, ठीक है, ये है उसका पास मार्क्स। अगर मैं बोलूं, फिर बोला है while another student who scored 240 marks gets 10.5% of total marks more than the minimum required pass। जो 240 किया है अगर वो 10.5 कम भी करता तो पास हो जाता, जी सर। तो 240 माइनस 10.5% है जो पासिंग मार्क्स। क्लियर है, जी सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या किया, परसेंट को एक तरफ और मार्क्स को एक तरफ किया। 12.5 प्लस 10.5 23%, 240 माइनस 125 115, 1% बराबर 5, 23 से काट दिया। मेरे से पूछा गया व्हाट इज द पासिंग मार्क्स परसेंटेज। पासिंग मार्क्स परसेंटेज बताना है। 5 मार्क्स बराबर है 1% के, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 125 मार्क्स बराबर होगा 25% के। तो इस 125 के जगह पर मैं 25% लिख सकता हूं। तो 25 प्लस 12.5 37.5% जो है वो पासिंग मार्क्स है, पास मार्क्स है। क्लियर, जी सर, एकदम क्लियर। अगले सवाल को करने का कोशिश करो। अगला सवाल है सीडीएस का आया हुआ कि एक एग्जाम में फेल्स बाय ए कैंडिडेट स्कोरिंग x% मार्क्स इन ए मार्क्स। x% मार्क्स करके ए मार्क्स से फेल हो जा रहे हैं साहब। अगर उनको ए मिल जाता तो पास हो जाते, पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स ये है। while another candidate score y% और पास मार्क्स से b ज्यादा लाता है। एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करके असफल हो जाता है a मार्क्स से, a अंकों से लिखा गया है। y% से o जब लाता है तो b अंक ज्यादा लाता है न्यूनतम पास परसेंट के। तो बोला गया अधिकतम अंक क्या है, मतलब 100% का वैल्यू निकाल दो। अगर मैं b को इधर लाऊं तो y% माइनस x%, ऐसे भी आप लिख सकते हो, y माइनस x% बराबर a प्लस बी। ठीक है सर, 1% बराबर किसके, a प्लस बी अपॉन y माइनस एक्स। तो 100% बराबर किसके, 100% जो होता है मैक्सिमम मार्क्स होता है, a प्लस बी अपॉन y माइनस एक्स।
y माइनस एक्स इंटू 100। ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्लियर जी सर, एकदम क्लियर है, बहुत आसानी से समझ में आ गया। तो ये रहा आपका एक होमवर्क जो कि खुद से करना है, आंसर आपको बताना है। अगला सवाल भी आपका होमवर्क रहा, आईसीआर का है वो सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, करना है खुद से, आंसर आपको बताना है। नहीं बनेगा ग्रुप बनेगा, ग्रुप में आप मैसेज बताना देकर। चलो अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग। अगर कोई यूट्यूब पे भी फॉलो करता है मुझे, तो मैं इसे कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग में यूट्यूब के कैलकुलेशन सीरीज में आई थिंक 16th या 17th लेक्चर में सिखाया हूँ, जाके सीख सकता है। क्या बोला है, इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकता है, लेकिन एलिगेशन से लेंदी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग से आसान होगा। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 15,280 and male increases by 25% and the number of female increases by 15%, then the population will become 18,428. The difference between the present population of males and females in the village. तरीका बहुत क्लियर है। मेल कितने से बढ़े हैं 25%, फीमेल कितने से बढ़ी है 15%, टोटल जनसंख्या कितने से बढ़ा है सर 18,428 हो गया 15,280 से। 18,428 से 15,280 माइनस करो, 8 से 0 गया 8, 12 से 8 गया 4, 3 से 2 गया 1 और 8 से 5 गया 3। 3148 से इंक्रीज है टोटल पॉपुलेशन में, लेकिन ये बोल रहा है कि सर मेल में 25% और फीमेल में 15% का इंक्रीज है। इफ आई एज्यूम कि मेल भी 15% से बढ़ा और फीमेल भी 15% से बढ़ा, क्यों एज्यूम किए, दोनों बराबर हो जाए, तो क्या होगा, ओवरऑल 15,280 15% से बढ़ेगा। तो 15,280 का मैं क्या किया 10% निकाला, 10% क्या होगा 1/10, और ये 10% है, इसको आधा कर दो, 2 7 14, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। अगर ये 10% के बराबर है, मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो ये 5% के बराबर हो गया। अब मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 8 4 12, 6 2 8 1 9, 15 7 22, 2292 जो होगा वो क्या होगा, वो 15% ऑफ टोटल पॉपुलेशन होगा। अब मैं अगर बोलूं, ध्यान से सुनना, कि अगर टोटल पॉपुलेशन 15% से बढ़ता तो 2292 से बढ़ता, लेकिन बढ़ा कितने हैं 3148 से। कितना ज्यादा से बढ़ा है, तो 8 से 2 गया 6, 14 से 9 गया 5 और 10 से 2 गया 8, 856 ज्यादा से बढ़ा है। 856 ज्यादा से क्यों बढ़ा है साहब, क्योंकि आपने सर 15% कंसीडर किया है, जबकि रियलिटी में 25% से मेल बढ़े हैं। तो जो मेल पॉपुलेशन का 10% है वो बराबर है 8556, तो मेल पॉपुलेशन का 100% बराबर है 8560। क्लियर जी सर। अगर मेल पॉपुलेशन 8560 है तो 15,280 से 8560 घटा दो तो ये मेल का 100% है, फिर फीमेल का 100% मिल जाएगा। मैं माइनस किया 15,280 से 8560, 0 से 0 गया, 8 से 6 गया 2, 12 से 5 गया 7 और 14 से 8 गया 6। फीमेल 6720 है। आपसे पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल पॉपुलेशन बताओ। माइनस करो, 6 से 2 गया 4, 15 से 7 गया 8 और 7 से 6 गया 1। 1840 जो होगा इनके अंतर होगा। क्लियर है जी सर, क्लियर है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है। एक सवाल और करो आपके सामने। बोला है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5500, नंबर ऑफ मेल इंक्रीजेज बाय 11%, फीमेल इंक्रीजेज बाय 20%, टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 6330। 5500 से 6330 हो गया सर, 830 का इंक्रीज है। अगर मैं बोलूं कि ओवरऑल 11% का इंक्रीज होता तो क्या होता, 5500 का 11% निकाल लो, 11 5 55 और 11 5 55 और 5 60। अगर मैं बोलता कि मेल भी 11% से और फीमेल भी 11% से इंक्रीज होती तो मेरा पॉपुलेशन 605 से इंक्रीज होता। जी हाँ, कितना ज्यादा से इंक्रीज हुआ है, जबकि सर 5 2 और 8 से 6 के 2,
225 ज्यादा से इंक्रीज हुआ है। जी हाँ, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 20% से है और सर आपने उसे 11% कंसीडर किया है। जो 9% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन है वो 225 के बराबर है। 1% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन बराबर है 25 के, तो 100% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन बराबर होगा 2500। आपसे पूछा गया है फीमेल पॉपुलेशन बताओ, 2500 टिक करो, निकल जाओ। अगर आपसे पूछता कि मेल पॉपुलेशन बताओ, 5500 से 2500 माइनस करते और 3000 आंसर हो जाता मेल का। लेकिन ये नहीं पूछा गया है, फीमेल पूछा गया है, फीमेल टिक करके निकल जाओ। क्लियर है? जी सर। इस सवाल को सॉल्व करना खुद से, आंसर आना चाहिए ग्रुप में। आईसीआर का आया हुआ सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करना खुद से, आंसर आना चाहिए। 2023 का सवाल है, मस्त सवाल है, बस कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे किया है। चलो नेक्स्ट सवाल आया हमारा प्राइस कंजम्पशन के ऊपर, प्राइस एक्सपेंस एंड कंजम्पशन। इस टाइप के सवाल का कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। देखो 3 चीजें होती है, एक होता है प्राइस, एक होता है कंजम्पशन और एक होता है एक्सपेंस। अगर मैं बोलूं कि 20 रुपए केजी चीनी खरीदता हूं, 5 केजी खरीदता हूं, तो 100 रुपए के एक्सपेंस होते हैं। कल को चीनी का रेट 25 हो जाए और मैं कंजम्पशन को छेड़छाड़ ना करके बोलूं कि मेरा 100 रुपए मेरे पास है, 100 ही रुपए मेरे पास रहेंगे, एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, आपको पहले भी 100 रुपए था, आज भी 100 रुपए है, तो आप बोलोगे सर मैं 5 किलो खाता था अब 4 किलो खाने लगूंगा। जी हाँ, तो पहला कॉन्सेप्ट यहां से निकलता है, इफ एक्सपेंस इज सेम, एक्सपेंस इज सेम मतलब एक्सपेंस अगर कांस्टेंट है तो आप बोलोगे जो प्राइस है वो कंजम्पशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देखो ये क्या है, 4 5 चौके 20 और 5 पचे 25, ये 4 से 5 हुआ तो ये 5 से 4 हुआ। क्लियर है? जी सर। इसी तरीके से अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा रिवर्ट करूं और मैं बोलूं, ऐसे लिखते हैं, और मैं अगर बोलूं कि कल को आपका 20 रुपए केजी चीनी था, 5 किलो खाते थे, 100 रुपए खर्च होते थे। अब आपका 25 का चीनी हुआ तो आपने क्या किया, बोले कि 50 रुपए पापा अधिक दो, घर में चीनी का खर्चा बढ़ रहा है, मामा भी आके रह रहे हैं, मामा, तो चीनी का प्राइस भी बढ़ गया, आप 150 लगेंगे। तो अब आप घर पे 6 केजी चीनी लाते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा देखा गया कि जब प्राइस में चेंज हुआ, जब एक्सपेंस में चेंज हुआ, तो कहाँ कहाँ चेंज हुआ है। आप देखो सर, सिंपल सा बात आपसे अगर बोलूं मैं, बहुत सिंपल सा, बिना दिमाग लगाए, मुझे अगर कंजम्पशन में चेंज निकालना होता तो मैं क्या करता, मैं अगर कंजम्पशन का चेंज निकालना चाहूं कि C1/C2 क्या है, तो मैं सिंपल बोल दूंगा एक्सपेंस को पहले वाले प्राइस से डिवाइड कर दो और जो नया एक्सपेंस है उसे भी डिवाइड कर दो। या फिर मैं सीधा बोल दूंगा कि अगर मुझे एक चेंज देखना है कंजम्पशन में अगर चेंज देखना है तो मैं क्या करूंगा सर, सिंपली एक्सपेंस अपॉन प्राइस कर दूंगा। अगर मुझे प्राइस में चेंज देखना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सर एक्सपेंस अपॉन कंजम्पशन कर दूंगा। ये 2 चीजें आप अलग नोट कर लो। 2 चीजें और सिखाऊंगा मैं, ये 2 चीज को नोट कर लिए होंगे तो पहले उस 2 चीज पे डिस्कशन करते हैं। इस 2 चीज को नोट कर लो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी जब हमारा कंजम्पशन प्राइस में चेंज आएगा। कई बार ऐसा होगा कि प्राइस में चेंज होगा और एक्सपेंस में चेंज होगा, कंजम्पशन का चेंज पूछेगा तो हम लोग एक्सपेंस अपॉन प्राइस कर देंगे। कई बार ऐसा होगा कि कंजम्पशन में चेंज होगा, एक्सपेंस में चेंज होगा, प्राइस में चेंज पूछेगा तो हम लोग जो एक्सपेंस है उसे कंजम्पशन से डिवाइड कर देंगे। कई बार ऐसा होगा कि एक्सपेंस सेम रहेगा तो जो हमारा प्राइस का चेंज है उसके रिवर्स हो जाएगा कंजम्पशन का चेंज। अब कहानी दूसरा है, कहानी ये है कि 20 से 25 रुपया चीनी हो गया, पहले 5 केजी खाता था,
घर में मम्मी जिदी आ गई है कि चीनी कम नहीं हो सकता है, पैसा खर्चा बढ़ाओ, तो क्या होगा? मतलब मैं कंजम्पशन को कांस्टेंट रखूंगा। पहले भी 5 केजी खाता था, अभी भी 5 केजी खा रहा हूं, तो मेरा एक्सपेंस क्या होगा? 125 हो जाएगा। जी हाँ, अगर मैं कंजम्पशन को सेम रख रहा हूं तो क्या हो रहा है? जिस रेशियो में मेरा प्राइस बढ़ रहा है उसी रेशियो में मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है। देखो, 4 पच्चे 20, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 25 चौके 100, 25 पच्चे 125। मतलब जिस रेशियो में प्राइस चेंज हुआ सेम उसी रेशियो में एक्सपेंस सेम हुआ। जी सर, तो प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सपेंस के। क्लियर? जी सर। सेम आप देखोगे, अगर कल को ऐसे हो जाए, कल को ऐसे हो जाए कि आपसे बोले आप 20 रुपए चीनी लाते थे, 5 किलो खाते थे 100 रुपए। अब क्या हुआ कि अब आपके घर में आदमी की संख्या बढ़ गई, हो सकता है रिलेटिव आ गए, तो आपके घर में 6 केजी चीनी यूज होने लगा, लेकिन प्राइस जो है वो सेम है, 20 रुपए ही। तो अब जो हुआ, आपके यहां कॉस्ट क्या आएगा? 120। तो जो जब आपका प्राइस सेम है, जब आपका प्राइस सेम है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो जिस रेशियो में कंजम्पशन चेंज हुआ है उसी रेशियो में एक्सपेंस चेंज हुआ है, तो कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक्सपेंस के। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को कांस्टेंट रखे तो आपको रिलेशन देखना है, कब डायरेक्टली है कब इनवर्सली है। अगर वो तीनों में चेंज करे तो किसी एक से दूसरे को डिवाइड कर दो, किसी एक से दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, बस पीसीई याद रखना। आ जाओ सवालों को देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, धाकड़ तरीके से उड़ा दो। कैसे करोगे? इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाई 7%, प्राइस 7% से बढ़ गया, 100 से 107 हो गया। बोला है बाई व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज, कंजम्पशन को कितने से डिक्रीज करे अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है। एक्सपेंडिचर सेम रखना है, कंजम्पशन को रिवर्स कर दो, जो प्राइस का रेशियो है उसका रिवर्स कर दो कंजम्पशन। 107 खा रहे थे, अब 100 खाओ, मतलब 7 का कमी कर दो कंजम्पशन के ऊपर। कंजम्पशन कितना था? 107, 7 की कमी हो गई 107 के ऊपर, 7 गुणे 100 बटे 107, 107 अपॉन 700, 100 का पहाड़ा पड़ो, 100 छक्के 600, लगभग 6 से ही जाएगा शुरुआत में, आंसर वही होगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो 107 इंटू 6 642, 700 माइनस 642, 6 सही 58 अपॉन 107%। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सवालों पे मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, करने का कोशिश करो। बोला है पेट्रोल का प्राइस को 15% से हाई किया गया, बाय हाउ मच परसेंट शुड अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। प्राइस क्या हुआ है? 15% से इंक्रीज हुआ है। 15% का मतलब होता है 3/20। प्राइस 20 से 23 हो गया, एक्सपेंस सेम रखना है तो मुझे कंजम्पशन को 23 से 20 करना पड़ेगा, मतलब 3 का कमी करना पड़ेगा 23 के ऊपर। 3 गुणे 100 अपॉन 23, इट मीन्स 13 सही 1/23% विल बी द करेक्ट आंसर। पहाड़ा याद है ना? 23 एकम 23, 23 थी 69। मुझे याद था, एक बहुत ही प्यारा सा नंबर होता है, आप लोग भी याद रख लेना, 299। इसे हम लोग 13 गुणे 23 लिख सकते हैं। अगर आप HCF का सवाल देखोगे नंबर सिस्टम में, तो जब वो बोलता है ना कि इफ व्हाट इज द HCF इफ 2 प्राइम फैक्टर्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर इज 299, तो वहां पे वो H इंटू 13 इंटू 23 बन के ऐसा केस बनता है। वहां पे मैं आपको जब सवाल सॉल्व कराऊंगा ना तो इसका यूज दिखाऊंगा, इसका यूज। और एक नंबर होता है 221, इससे भी बहुत बार सवाल आया है, जो लोग पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा। इस सवाल को भी बहुत बार एग्जामिनर यूज किया है। इस दोनों से भर भर के सवाल आए हैं। एक और नंबर याद आ रहा है, मुझे सिखा देता हूँ, 899। इससे तो एल्जेब्रा में भी सवाल आया है और HCF LCM में भी सवाल आया है। चलो ऐसे सिखाते रहूंगा मैं धीरे धीरे। आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोला है द प्राइस ऑफ वेल हैज इंक्रीज्ड बाई 20%, हाउएवर इट्स कंजम्पशन डिक्रीज्ड बाई 8 सही 1/3%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। तेल की कीमत 20% से बढ़ोतरी हुई, 5 से 6 कर दिया। जी हाँ। कंजम्पशन 8 सही 1/3% से डिक्रीज हुआ। 8 सही 1/3% का मतलब होता है 1/12।
कंजम्पशन 12 से 11 हो गया। पूछा है कि एक्सपेंस में चेंज बताओ। ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंस होता है, सभी को पता है। 6 से काटा 6 दूना 12, 5 दूना 10 मेरा पहले एक्सपेंस था और 11 मेरा अब एक्सपेंस है। एक का चेंज है एक्सपेंस के ऊपर, 1/10 इंटू 100, 10% का। ये ऐसे लिखोगे क्या 1/10 इंटू 100? बेवकूफ हो, सीधे मन में सोच लो 100 से 110 हुआ, 10% का इंक्रीज। एक्सपेंस में 10% का इंक्रीज होगा। क्लियर? एकदम धाकड़ तरीके से क्लियर है सर। लग रहा है कि बूस्टर पढ़ रहे हैं, स्लो स्लो एक एक स्टेप लिखा लिखी नहीं चल रहा है। अगला सवाल है, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाय 16%, ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑफ डीजल ऑन डीजल बाय 10% ओनली, बाय व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन। सवाल अब बदल गया। सवाल ये बोल रहा है ना कि अगर खर्चा वो 10% से बढ़ाना चाहता है, मतलब एक्सपेंस को 100 से 110 करना चाहता है, और डीजल की कीमत 100 से 116 हो गई, तो आपको बताना है कि उसके कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है सर, आपने अभी अभी सिखाया था। अच्छा हाँ सिखाया था, जी हाँ सर, आपने ये सिखाया था कि मुझे कंजम्पशन का चेंज निकालना है, तो चेंज इन एक्सपेंशन अपॉन चेंज इन प्राइस कर दो। मुझे कंजम्पशन का चेंज निकालना है, तो सीधा सीधा आप चेंज इन एक्सपेंस अपॉन चेंज इन प्राइस कर दो। तो जो चेंज इन एक्सपेंस था वो क्या था, 100 से 110 था। एक्सपेंस खुद बोल रहे 10% से बढ़ा दिया, और जो चेंज इन प्राइस था वो क्या था, 100 से 116 हुआ है, मैं कर दिया। इनको रेशियो काटा, ये मेरा एक्सपेंस का रेशियो है, खत्म। ये 116 इधर आ जाएगा, ऐसे 2 से काट सकते हो, 2 5 10, 2 8 116। मतलब मेरा एक्सपेंस जो 58 था अब वो 55 हो गया। सॉरी, जो मेरा कंजम्पशन, सॉरी, जो मेरा कंजम्पशन 58 था वो अब 55 हो गया। 3 से मेरा कंजम्पशन कम हो गया 58 के ऊपर, 3/58 इंटू 100। 2 से काटो 29 दूना 58, 2 से काटो 150 बार गया। 29 का पहाड़ा नहीं याद है तो याद कर लेना, 29 5 145, 5 बचा, 29 से कम 29, लगभग 5.1% से मेरा कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा। वो खुद ही पूछा है कि कितने से रिड्यूस होगा, तो 5.2% से। क्लियर है? बोलोगे जी सर। इसी स्पीड को मेंटेन करते हुए इस सवाल का आंसर आपका खुद से आना चाहिए, कुछ नहीं करना, 112 को 128 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। एक लाइन का सवाल है। अगले सवाल में चलते हैं। बोला है, when the price of sugar is increased by 28%, a family reduced its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 12% more than that earlier। क्या है कि चीनी की कीमत 28% से बढ़ गया, लेकिन फैमिली चाहता है कि खर्चा उसका सिर्फ 12% से बढ़े, मतलब एक्सपेंस उसका 100 से 112 हो, लेकिन उसके प्राइस 100 से 128 हो गए हैं। तो ये मेरा कंजम्पशन का रेशियो आ गया, एक्सपेंस अपॉन प्राइस, 100 से 100 खत्म, 16 7 112, 16 8 128। जो मेरा कंजम्पशन में चेंज आया ये 8 यहाँ आ जाएगा, 8 से 7 हो गया कंजम्पशन। लेकिन वो बोल रहा है कि इफ द फैमिली कंज्यूम्ड 18.4 kg शुगर पर मंथ अर्लियर, अगर वो पहले 18.4 किलोग्राम चीनी की खपत करता है, तो आपको बताना है कि अभी वो कितना करता है। 8 यूनिट बराबर है 18.4 के, 1 यूनिट बराबर है 2.3 के, तो 7 यूनिट बराबर है 7 इंटू 2.3, 23 7 161, 0.1 नहीं है क्या, नहीं है, 0.1 kg विल बी द करेक्ट आंसर। 23 का पहाड़ा यूज किया है एग्जामिनर, पीछे एक सवाल में 29 का पहाड़ा यूज किया था। आई हैव ऑलरेडी सेड कि एग्जामिनर इज यूजिंग प्राइम नंबर, यू हैव टू रिमेंबर द टेबल ऑफ प्राइम नंबर। आपको मैं बता चुका हूं 37 तक टेबल आपको याद रखना है, कैलकुलेशन सीरीज में यूट्यूब पर भी सिखाया हूं, यहाँ पे पेड में भी आपको कैलकुलेशन सीरीज में सिखाऊंगा बहुत सारी चीजें जो नई होगी। इस चीज को आप खुद से सॉल्व करना, आंसर आप बताना। अगले सवाल को सॉल्व करो। अगला सवाल है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 16.66% एंड अगेन इंक्रीज बाय 28.56%, नाउ इट इज डिक्रीज बाय 62.5%, बट ए पर्सन यूज्ड 217 ग्राम शुगर करेंटली व्हाइल ही कंज्यूम्ड 124 ग्राम प्रीवियसली, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आपको प्राइस में चेंज दिया है,
कंजम्पशन में चेंज दिया है, एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा है, एक्सपेंस में चेंज पूछा है। पहले क्या बोला है, चीनी की कीमत में 16.66% की वृद्धि हुई। अगर 6 था कीमत तो 1 बढ़ के 7 हो गया। जी हाँ। 28.56% का मतलब होता है 2/7। अगर 7 था प्राइस तो 2 बढ़ के 9 हो गया। 62.5% का मतलब होता है 3/5। अगर 5 था प्राइस तो 3 कम होके 2 हो गया। ये चेंज इन प्राइस है सिर्फ। अब मैं देखता हूं कि चेंज इन कंजम्पशन क्या है। वर्तमान में 217 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करता है, जबकि उसने पहले 124 ग्राम किया है। पहले 124 ग्राम खाता था, अब 217 ग्राम खाता है। तो पहले 124 से अब 217 का चेंज है। मैं इस पूरे प्राइस इनटू कंजम्पशन का चेंज से एक्सपेंस का चेंज निकालता हूं। काटाकुटी करे करते हैं। 7 से 7 खत्म। जी हाँ। 31 चौके 124, 31 नवा 31 साते, साते कम 7 साते 31 साते कट गया, खत्म। कट रहा है कुछ? हाँ कट रहा है। 2 दूना 4 कट रहा है, 3 दूना 6 भी कट रहा है। अगर मैं देखूं तो 2 पांचे 10 दूना 20 यहां हो जाएगा और 3 साते 21 यहां हो जाएगी। तो 5% आ रहा है। भाई कहीं गलती कर रहे हैं का? बताओ, कुछ गलती हो रहा है क्या? 6 से 7 हो गया, इंक्रीज किया 7 से 9 हो गया, डिक्रीज किया। अच्छा, एक जगह गलती हो गया। सॉरी। देखो मैं आपको अभी लिख देता हूं, पूरा मिटा देता हूं। मैं बताऊं कहां पे आप लोग पकड़ लिए होंगे। आप तो बहुत टैलेंटेड हो यार। देखो 62.5% का मतलब होता है 5/8। अब देखो, अगर यहां बोला गया कि 16.66% का कमी है तो 6 से 7 हो गया। अगर 28.56% का इंक्रीज है तो 7 से 9 हो गया। और यहां पे 62.5% का मतलब मेरे ध्यान में आ गया था 37.5, मतलब सॉरी मेरे पास कुछ और 3/5 ध्यान में आ गया था गलती से। जबकि क्या है कि वो 5/8 से डिक्रीज हुआ है, तो 8 से वो 3 हुआ है। 8 से 5 घट के 8 से वो 3 हुआ है, और सब सही था। बस यही वाला लाइन गलती लिख दिया था मैं। और ये 124 से 217 हुआ है। चेंज निकालना है। 31 साते 217, 31 चौके 124, 7 से 7 खत्म। ठीक है, कुछ बचा क्या? हाँ सर, 3 दूना 6 खत्म। 2 8 16 चौके 64, 9 साते 63, 64 से 63 हो गया। एक का कमी है 64 के ऊपर। अगर इसको आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा दो, 1.625 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, मुझे पता नहीं है क्या होगा आंसर। अगर मैं आपको बताऊं 1/32 क्या होता है, सर मुझे याद है 3.125% होता है। ये क्या है 1/64, मतलब दोनों तरफ एक बार 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करो, 15 दूना 30, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 1.5625% होगा। 1/64 इंटू 100 का मतलब होगा 1.5625%। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है। मजा आ गया इस सवाल को सॉल्व करके। डिफिकल्ट सवाल था, लेंदी सवाल था। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करो, एक बेसिक सा सवाल। तब तक एक घुट पानी पी लेता हूं मैं। सवाल कुछ यूं है कि a reduction of 20% in the rate of sugar enables Sudhir to get 6 kg more sugar for RS 960. What is the reduced rate of sugar? चीनी की दर में 20% की कमी से प्राइस क्या हुआ है? 20% से कम हुआ है, मतलब 5 से 4 हुआ है। फिर बोला है सुधीर 6 kg ज्यादा चीनी पाने लगा। अच्छा, 960 रुपए में, मतलब पहले भी 960 खर्चा करता था, अब भी 960 खर्च करता है, अब 6 kg ज्यादा पाता है। मतलब उसके कंजम्पशन 6 kg से बढ़ गए, जबकि उसका एक्सपेंस सेम है। और एक्सपेंस सेम रहता है तो जो प्राइस का रेशियो रहता है उसका रिवर्स कंजम्पशन का रेशियो होता है 4 से 5। ये बोल रहा है कि उसका कंजम्पशन 6 kg बढ़ गया, लेकिन सर यहां तो उसका कंजम्पशन सिर्फ 1 यूनिट से बढ़ा है। 1 यूनिट बराबर है 6 kg के, तो 5 यूनिट बराबर है 5 छक्के 30 kg, 4 यूनिट बराबर है 4 छक्के 24 kg। जब भी ऐसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर तो टोटल 4 चीज पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है फाइंड हिज ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल कंजम्पशन, पहले वो कितना खाता था, ओरिजिनल कंजम्पशन बताओ। तो ओरिजिनल कंजम्पशन अगर पूछेगा तो उत्तर होगा 24 kg वो खाता था। दूसरा सवाल वो पूछ सकता है फाइंड हिज न्यू कंजम्पशन।
तो न्यू कंजम्पशन अब कितना खाता है, तो पहले 24 खाता था, अब 6 ज़्यादा खाने लगा, तो 5 छक्के 30 या फिर 24 + 6 30, अब वो 30 kg खा रहा है। अगला सवाल वो पूछ सकता है कि फाइंड हिज ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, उसकी मूल कीमत क्या थी, जो कि पूछा है रिड्यूस्ड रेट। और दूसरा पूछ सकता है फाइंड इट्स न्यू या फिर रिड्यूस्ड प्राइस। अब देखो 24 kg खाता था 960 रुपए में, तो 960 में 24 kg, तो 1 kg का दाम 960/24 कितना आया 40। तो पहले उसका प्राइस था 40, तो 5 यूनिट बराबर है 40 के, तो 1 यूनिट बराबर है 8 के, तो 4 यूनिट बराबर है 4 8 32 के। तो उसका प्रीवियस प्राइस था 40, उसका न्यू प्राइस है 32। आपसे न्यू पूछा है तो 32 टिक कर दो। क्लियर? टोटल 4 चीज पूछा जा सकता है, 4 का 4 निकाल लोगे? हाँ सर, सबका सब निकाल देंगे। तो चलो एक सवाल देता हूं, निकालो। ICAR का आया हुआ सवाल है 2023 का, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और चारों चीज निकालना है। ऐसा नहीं जो पूछा है सिर्फ निकालना है, चारों चीज निकालना है। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। पहली बार ये सवाल कैट में पूछा गया था, उसके बाद दोबारा ये सवाल CGL 2021 जो कि अप्रैल 2022 में हुआ था, इस पर 2 सवाल पूछा गया है। मैं दोनों लेकर आया हूं, बारी बारी से सॉल्व करना है। आई गारंटी फर्स्ट टाइम में ऐसे सवाल मिस्टेक हो जाते हैं, समझ में नहीं आते हैं, तो पहले आपको इसके लैंग्वेज को समझना है। बोला है कि इन अ manufacturing unit it was noted that the price of raw material has increased by 25% and the labor cost has gone up from 30% of the cost of raw material to 38% of the cost of raw material. What percentage of the consumption of raw material be reduced to keep the costs the same as the before the increase? बोला गया है कि नोट किया गया है कि कच्चे माल की कीमत 25% से बढ़ गई, मतलब 4 से 5 हो गई। ठीक, अब बोला है ये कॉस्ट है रॉ मटेरियल का। अब बोला है कि द लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जो मेरा ये पहले था इसका 30% लेबर कॉस्ट लगता था, अब 38% लगेगा। इस 4 का 30% पहले लगता था, सर 4 का 30% निकालना डिफिकल्ट है, मैं इसको 40 से 50 कर लेता हूं। क्यों किया? कैलकुलेशन बचाने के लिए। अभी भी ये 25% का ही इंक्रीज है। अब इस रॉ मटेरियल का 30% मेरा लेबर कॉस्ट था, 40 का 30%, 4 तिया 12। पहले 12 रुपए मेरा कॉस्ट लगता था, लेकिन अब क्या हो रहा है सर? अब कुछ यूं हो रहा है कि अब 38% रॉ मटेरियल का कॉस्ट लग रहा है, तो इस 50 का 38% लगेगा 19। सर इतना तेज कैसे की? वही कहानी, शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। 50 का 38% निकालना था, मैं क्या किया, परसेंट को यहां शिफ्ट कर दिया, तो 38 का 50% निकाल दिया, तो 38 का 1/2 मनवे में सोच के निकाल दिए 19। क्लियर है? जी सर। अब मैं अगर पूछूं कि उसके खर्चे क्या थे, पहले उसके खर्चे थे 52, अब उसके खर्चे क्या है? 5 1 6 69। उसका जो प्राइस है, रियलिटी में उसका जो प्राइस है वो 52 से 69 हो गया। लेकिन वो बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस्ड। मुझे कंजम्पशन कितने से कम करना पड़ेगा जब मेरा कॉस्ट जो है पहले जितना रहे। मतलब वो अपना एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं करेगा भैया, देयर इज नो चेंज इन हिज एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है कि जो इसका कॉस्ट है, जो इसका प्राइस है, जो इसका कॉस्ट है, जो भी प्राइस है, उसका रिवर्स होगा इसका कंजम्पशन 69 से 52। तभी तो इसका प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन, दोनों ही केसेस में इसका जो एक्सपेंस होगा सेम होगा। कितने से चेंज हुआ? 9 से 2 गया 7, 6 से 5 गया 1, 17 का चेंज है किसके ऊपर? 69, लगभग 25%। करेक्ट आंसर। नहीं 24.6 होना चाहिए क्या? चलो हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो आ ही जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 से काट लेते हैं। 23 तिया 69, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, लगभग 567 जाएगा। 3 5 15, 2 5 3 6 18, 566.66 जाता है, उसको रख लेते हैं। 23 से काटा, 23 दूना 46, कितना बचा? 10, 23 चौक 92,
24 पॉइंट समथिंग % विल बी द करेक्ट आंसर। देखो मैं थोड़ा जल्दीबाजी में टिक किया फिर भी पकड़ लिया। अगर नीचे 68 होता तो क्या होता, देखो मैं कैसे टिक किया था, तो 17/68 होता, तो 17 चौके 68, 1/4 25% होता आंसर। लेकिन नीचे बड़ा है तो उत्तर 25 से छोटा होगा, तो उत्तर ये होगा। मैं गलती से ये टिक कर दिया था, तो आपको मैं कैसे टिक किया था ये भी बता दिया। अगर नीचे 68 होता तो 17 चौके 68, 1/4 25% होता, लेकिन ये तो नीचे 69 है, बड़ा नंबर है, तो उत्तर 25 से जस्ट छोटा होगा, तो उत्तर सी होगा। समझ गए ना, इस छोटी सी चीज को ध्यान देना है कि ऑप्शन सी आंसर होगा। आइदर यू मस्ट हैव गो बाय कैलकुलेशन, और ऐसे जब भी आप कैलकुलेट करते रहो तो उस टाइम पे एक चीज ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेट करना है। आप एक टेबल पढ़े 23 दूना 46, एक बार देख लिया, अच्छा 2 2 सब में है। अगला 23 चौका 92 पढ़े तो 0 है, ये 5 है, मतलब सेकंड डिजिट से मैं काट दिया। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, फर्स्ट डिजिट से नहीं कट रहा है, सेकंड डिजिट से मैक्सिमम केसेस में कट जाएगा सारे ऑप्शन, ध्यान रखना है, ठीक है जी सर। अगले सवाल पे चलो, जल्दी से सॉल्व करो, सेम टाइप का सवाल है। क्या बोला है, द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल हैज गॉन अप बाई 15%। रॉ मटेरियल 15% से बढ़ गया, इट मीन 20 से 23 हो गया। लेबर कॉस्ट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 30%। पहले जो लेबर कॉस्ट 25% लगता था, इसका 1/4 5 लगता था, अब इसका 30%, 23 या 69 6.9 लगने लगा। बोला है कि बाई हाउ मच % शुड देयर बी रिडक्शन इन द यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल सो एज टू कीप द कॉस्ट सेम। एक्सपेंस को सेम रखने के लिए हमें कंजम्पशन में क्या चेंज करना पड़ेगा। मेरा प्राइस लागत क्या है, 20 5 25 लागत है यहाँ पे, लेकिन अब लागत 23 6 29.9 हो गया। मेरा प्राइस का चेंज ये है, तो कंजम्पशन का चेंज क्या होगा, 29.9 से 25 कितने का कमी है, 4.9 का, किसके ऊपर 29.9 इंटू 100। ये चेंज होगा तो मेरे कोई भी एक्सपेंस में चेंज नहीं होगा। एक डेसिमल इसका उड़ाया, एक डेसिमल इसका उड़ाया, तो मेरे आगे 4900/299। अगर मैं इसको 300 मान लूं, 300 लगभग 16.66 जाएगा। अगर ये 300 होता तो क्या होता, 49/3 होता, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाता, 16.33 जाता। 16 से जस्ट बड़ा जो होगा वही आंसर होगा, 17%। उतना दूर दूर ऑप्शन है तो यूज करो ना इसको। अगर ऑप्शन क्लोज रहता है तो पूरा सॉल्व करना है, ऑप्शन क्लोज नहीं है, दूर दूर है, तो ऑप्शन का यूज करके निकल जाओ। क्लियर है जी सर। आ जाओ अगले सवाल को सीखते हैं। अगला सवाल है हमारा इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड। देखो एक जनरल मेथड होता है, इसको जनरल सिखाऊंगा, और एक एलिगेशन मेथड होता है, एलिगेशन मेथड भी सिखाऊंगा मैं आपको। कोशिश करो सॉल्व करने का। उसको एलिगेशन बोल सकते हो, उसको वेटेड एवरेज बोल सकते हो, जो बोलना है सो बोलो, लेकिन मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा। पहला मेथड सिखाऊंगा बेसिक। बेसिक क्या है, बोला है ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम। अगर वो 65% इनकम खर्च करता है तो 65/100, 13 5 65, 20। इट मीन्स वो अगर 20 कमाता है, 13 खर्च करता है, तो 7 बचाता है। जी हाँ, जी हाँ, एकदम सही है आपकी बात, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर मैं बोलूं कि वो बोला इनकम उसका 20.1% से इंक्रीज हो गया, अब मैं इस 20 को अगर 20.1% से इंक्रीज करूं तो दिक्कत होगा, क्योंकि 20 का 20.1% कस्ट होगा। मैं क्या बोला कि मैं 2 0 अपने पॉकेट से निकाल के डाल दिया। अब क्या हुआ, मैं बोला मेरा इनकम 2000 था, एक्सपेंस 1300 था और सेविंग 700 था। अब ये 2000 पे 20.1% का इंक्रीज है, मैं इसका 20.1% निकाल दिया। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 402 की वृद्धि यहां पे है। जी हाँ, उसके व्यय में, एक्सपेंस में कितने % की वृद्धि है सर? इसके एक्सपेंस में जो वृद्धि है ना वो 25% का है। इसका 1/4 कर दो, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 5 20, 25% निकाला, 1/4 कर दिया। 402 इनकम में वृद्धि, 325 एक्सपेंस में, तो मैं चेक करूं कि उसके सेविंग में कितने का वृद्धि है। 402 माइनस 325 कितना बचा, लगभग 77।
77 का वृद्धि है उसके एक्सपेंस सेविंग में। मैं चेक करूं कितने परसेंट का चेंज है, 7 से काटा, 700 पे 77 का वृद्धि था, 100 पर 11 का वृद्धि है, इट मीन्स 11% का इंक्रीज है। ये है इसका बेसिक अप्रोच। लेकिन बस इसी में हम लोग वेटेड एवरेज बोल सकते हो या फिर एलिगेशन बोल सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को लगा देंगे एक लाइन में। आपको पता है, मैं बोलूं एक्सपेंस में कुछ का इंक्रीज है, मैं बोलूं सेविंग में कुछ का इंक्रीज है, तो जब दोनों को मिलाऊंगा तो मेरे इनकम में कुछ का इंक्रीज आएगा। ध्यान से सुनना, एलिगेशन कब लगाते थे हम लोग? एलिगेशन तब लगाते थे जब हम बोलते थे कि बॉयज का कोई चेंज है, गर्ल्स का कोई चेंज है, और ओवरऑल स्कूल क्या, ओवरऑल घर का कोई चेंज है, वैसे जगह पे एलिगेशन लगाते थे। हम लोग का यहाँ पे भी सेम कहानी है। एक्सपेंस का कोई चेंज है, सेविंग का कोई चेंज है, इनकम का कोई चेंज है, लगा दो, लगा देते हैं। मेरे से बोला गया जो एक्सपेंडिचर है वो 25% से बढ़ा, तो यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर लिखूंगा, यहाँ पे मैं सेविंग लिखूंगा, यहाँ पे मैं इनकम लिखूंगा, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर वर्सेस सेविंग जो दिया है वो लिखूंगा। ध्यान देना, बस एलिगेशन लगाना, थोड़ा तेज हो जाएगा, कैलकुलेशन बचेगा। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट वेटेड एवरेज लगा सकते हो अगर आता है तो। अब देखो, मेरे से बोला गया कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 25% से बढ़ा, जी हाँ। मेरा सेविंग में इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, इसको घेर देते हैं। मेरा इनकम इंक्रीज है 20.1 से, जी हाँ। और बोला गया मैं 65% खर्च करता था, मतलब 65 खर्च करता था तो कितना बचाता था? 35। तो 13:7 में मेरा इनकम रेशियो सेविंग, एक्सपेंस रेशियो सेविंग था। 65% मैं खर्च करता था तो 35% में बचाता था। रेशियो काटा, 13:7 आया। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। अब मैं अगर सॉल्व करूं, आपको पता है रूल क्या होता है, बड़े वाले से छोटे को घटाना होता है। 25 से 20.1 को घटाया, कितना आया? 4.9। 7 यूनिट बराबर है 4.9, मतलब 0.7 गुना हो रहा है, तो ये भी 0.7 गुना हो जाएगा। 13 7 91, 9.1 हो जाएगा। बड़े वाले से छोटे को घटाना होता है, कंफर्म है कि ये छोटा होगा क्योंकि ये बड़ा है, तो 20.1 से 9.1 माइनस करो, 11% का इंक्रीज होगा सेविंग में। क्लियर है? जी सर। आ जाओ, एक आधे सवाल और लगाओगे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बोला है राघव स्पेंड करता है 80% ऑफ हिज इनकम। 80% एक्सपेंड करता है तो बचाता कितना होगा सर? 20%। तो 80:20 अगर आप लिखोगे तो यही करोगे ना, 4:1। ये इसका एक्सपेंस और सेविंग का चेंज है, जी हाँ। बोला है कि उसका इनकम इंक्रीज हुआ 12% से, इनकम 12% बीच में लिख देना है। फिर बोला है सेविंग डिक्रीज हुआ है 10% से। अब यहां एक्सपेंस है, यहां सेविंग डिक्रीज हुआ है 10% से, खुद ही बोला है, तो 10% डिक्रीज पे -10 लिख दो। आपको पता है बड़े वाले से छोटे को घटाना होता है। 12 से 10 घटाया, 12 माइनस -10 क्या हो गया? 22। 4 का कितना गुना है? 4 5 20, 4 5 20, 5.5 गुना है, ये भी 5.5 गुना होगा, तो ये 1 का 5.5 हो गया। 12% प्लस 5.5%, ये होगा आपका 17.5%। तभी तो 17.5 से 12 घटा के 5.5 आएगा, जी हाँ। मेरा व्यय में कितने का चेंज है? 17.5% का। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है, मजा आ गया करके। अगले सवाल को करो। बोला है मोनिका स्पेंड करती है 72% ऑफ हर इनकम। 72% खर्च करती है तो बचाती कितना होगी? 28%। अगर आप लिखोगे 72:28 तो काट दोगे, 18 चौके 72, 4 7 28, तो उसका जो एक्सपेंस और सेविंग है 18:7 है। अब बोला है उसका इनकम इंक्रीज हो गया 20% से, ठीक है 20% से इंक्रीज कर दो। अब बोला है कि सेविंग इंक्रीज हो गया है 15% से, सेविंग 15% से इंक्रीज है, मुझे इंक्रीज निकालना है एक्सपेंडिचर का, ठीक है। 20 से 15 गया 5, 18 यूनिट बराबर है 5 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 5/18, तो 7 यूनिट बराबर होगा 7 5 35/18। इट मीन्स 18 एकम 18, 18 8 18 9 162, लगभग 7 यूनिट बराबर होगा 1.9 के। मैं बोला 18 बराबर है 5 के,
तो 1 बराबर है 5/18 के, 7 बराबर है 35/18 के, तो इसका मतलब वो 7 बराबर है लगभग 1.9 के। अब यहाँ बड़े से छोटा घटाया गया है, तो यहाँ बड़े से छोटा घटाया गया होगा, तो 20 में 1.9 ऐड कर लो, तो 21.9% का वृद्धि होगा। तो 21.9 से 20 घटा के 1.9 आ रहा होगा। ऑप्शन सी 21.9% का चेंज है। क्लियर जी सर? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए। सवाल 01 सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा बताना है। सवाल 02 सॉल्व करना है, बताना है क्या आंसर आएगा। सवाल 03 सॉल्व करना है और बताना है क्या आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सॉल्व करने का कोशिश करो, मेंस का आया हुआ सवाल है। बोला द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर द सेम। ए बी एंड सी डोनेट 10%, 8% एंड 9% रिस्पेक्टिवली। ए और बी का मासिक वेतन समान है, जबकि ए 10%, बी 8% और सी 9% एक ट्रस्ट में दान देते हैं। आगे बोला है द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन ऑफ ए एंड बी 400। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 है। ए और बी का इनकम समान है और ए और बी का दान का अंतर 400 है। कहानी समझे? हाँ सर, मतलब 10% माइनस 8%। ए और बी का दान का अंतर कितने का है? 2% ऑफ देयर इनकम। लेकिन ये बोल रहा नहीं 400, तो ए और बी का इनकम का 2% किसके बराबर? 400 के। तो 1% किसके बराबर? 200 के। तो 100% किसके बराबर? 20,000। तो पहला कहानी आपका क्या आया कि जो ए की और बी की इनकम है वो 20,000 रुपये मंथली है। बहुत अच्छे लोग हैं, 20,000 कमाते तो भी दान देने का क्षमता रखते हैं। यहां लोग लाखों कमा के नहीं देते। फिर बोला है कि द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 900 मोर देन दैट ऑफ सी। अब ए और बी का पूरा डोनेशन सी से 900 ज्यादा है। मैं ए और बी का पूरा डोनेशन निकालूं, क्या है? ए का 10% और बी का 8%, तो 10 और 8 18% है। इसका 18% निकालो, 18 दूना 36। तो ए और बी का डोनेशन कितना है? 18% इसका निकाला 3600। और ये जो डोनेशन है ये 900 ज्यादा है सी से, तो इसमें से 900 अगर मैं माइनस कर लूंगा तो सी का डोनेशन कितना आ जाएगा? 2700 आ जाएगा। जी हाँ सर, आ जाएगा। खुद बोला है कि जो ए और बी का मिल के डोनेशन है, तो 10 और 8 18%, दोनों का डोनेशन मिला के 18%, 18 दूना 36 हो गए। ये सी से 900 ज्यादा है तो 900 घटा दिया, तो सी का डोनेशन 2700 आ गया। जी हाँ, लेकिन बोल रहा है कि सी का डोनेशन तो सिर्फ 9% है, लेकिन यहां तो सर सी का डोनेशन 2700 आया, तो 9% बराबर है 2700 के, 1% बराबर है 300 के। तो सैलरी ऑफ सी 100% बराबर होगा 30,000 के। क्लियर है? एकदम सर, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है। चलो अगले सवाल को आप करके दिखाओ, क्या आएगा आंसर। चलो करके बताओ। सवाल है ए बी एंड सी डोनेट 8%, 7%, 9% ऑफ देयर सैलरीज रिस्पेक्ट, पॉज करके सॉल्व करो, रिस्पेक्टिवली टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट। द सैलरी ऑफ ए एंड बी आर द सेम। ए और बी का सैलरी सेम है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर डोनेशन इज 259, और उनके बीच का डोनेशन का अंतर 259 है। सर ए 8% दे रहा है, बी 7% दे रहा है, उनके बीच डोनेशन का अंतर कितने का है? 1% का। लेकिन ये तो बोल रहा है 259 का है, तो 1% बराबर है 259 के, तो 100% किसके बराबर? सर 100% बराबर होगा 25,900, और जो ए और बी की सैलरी होगी वो भी 25,900 होगा। क्लियर? जी सर। अगला लाइन बोला है कि द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 1185 मोर देन दैट ऑफ सी। जो ए और बी की कुल दान है वो सी की तुलना में 1185 ज्यादा है। ए और बी की कुल दान कितना है? 15%। इसका 15% निकालो, 15 नम्मा 135, 13 बचा, 15 बचे 85 और 15 बचे 75 और 13 कितना होगा? 88 की 8 हाथ में लगा 8, 15 दूना 30 और 8 38। ए और बी मिलके
3885 डोनेट करते हैं, लेकिन बोला गया है कि ये सी से 1185 ज्यादा है, तो माइनस कर लो 1185, माइनस किया तो 38 माइनस 11 2700 आ गया। सी का जो डोनेशन है वो 2700 है। नहीं सर, जो सी का डोनेशन है वो 9% है, तो 9% ऑफ सी डोनेशन बराबर है 2700, 1% ऑफ सी डोनेशन बराबर है 300, 100% ऑफ सी डोनेशन बराबर है 30,000। सॉरी, 100% ऑफ सी सैलरी, सी का 9% सैलरी बराबर है 2700, तो सी का 100% सैलरी बराबर होगा 30,000। क्लियर? अब मुझे सी का सैलरी पता है, मुझे ए का सैलरी पता है, मुझे बी का सैलरी पता है, सब कुछ पता है। पूछा क्या गया है, द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी। मस्त सवाल है। ए का डोनेशन कितना है, 25,900 का 8%, तो 8 गुणे 25,900%, 25,900 बटे 100 लिखो, तो 8 नंबर 72, 7 हुआ, 25 8 है 200 और 7 207, 2072 ए का डोनेशन है, सी का डोनेशन 2700। ये जो दोनों डोनेशन है वो ए बी और सी के टोटल सैलरी का कितना परसेंट है। ए की सैलरी कितनी 25,900, बी की सैलरी कितनी 25,900, सी की सैलरी कितनी 30,000। इसका कितना परसेंट है निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 259, 9 9 9 18 की 8, 1 बचा, 5 5 10 और 1 11, 2 2 4 3 7 1 8, 818, ऊपर कितना है 72 और 20 27 47, 4772 अपॉन 818। अगर ले जाओगे 8 छक्के 48, 6 से थोड़ा सा छोटा आएगा आंसर, तो 6 वाला आ नहीं सकता, 6 से छोटा एक ही है। अगर मैं 800 से ले जाऊं, मेरे को 818 से नहीं ले जाना, हम सिर्फ 800 से ले जा रहे हैं मान लो, तो 8 छक्के 48 6 से कम आएगा। जब वो 800 से डिवाइड करने पर 6 से कम आ रहा है, तो 818 से डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली 6 से कम आएगा। इट मीन्स आंसर विल बी 5.8%। मस्त सवाल है, तगड़ा सवाल है। एक सवाल आपके लिए होमवर्क इसी टाइप में करने का कोशिश करना, आंसर जरूर बताना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है सीपीयू का आया हुआ, करने का कोशिश करो। बोला है द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज 1,60,000, ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स। एक व्यक्ति की मासिक वेतन 1,60,000 था, वह 3 जगह पर खर्च करता है। व्यक्तिगत पारिवारिक खर्च जिसे पी से डिनोट किया जाता है, जी हां। टैक्सेस जिसे टी से डिनोट किया जाता है, जी हां। एजुकेशन लोन जिसे ई से डिनोट किया जाता है, जी हां। द रेस्ट वेयर हिज सेविंग, और उसके बाद जो बच जाता है वो सेविंग, मतलब ये उसका क्या है एक्सपेंस। व्हेन आगे बोला है पी वाज 50% ऑफ द इनकम, जो उसकी पी है वो इनकम की 50%, में इनकम मान लिया 100 है, इसका 50% पी होगा 50, ठीक है। फिर बोला है ई वाज 20% ऑफ पी, अच्छा तो पहले ई है, तो चलो मैं पहले ई लिख लेता हूं। अब जो ई है 50 का 20%, खुद बोल रहा है ई वाज 20% ऑफ पी, 50 का 20%, 50 इंटू 1/5 ये 10 हो जाएगा। जो टी है 1.5% ऑफ ई है, अगर यहां पे टी लिखूंगा तो इसका 1.5% 1.5 हो जाएगा, इसका 15% 1.5 हो जाएगा। 10 का मैं मन में कैलकुलेट कर लिया था, 10 का 15% 1.5 हो जाएगा। अब इसका 100 रुपए इनकम था, इतना एक्सपेंस है, तो सेविंग क्या होगा 50 10 60 61.5, 100 से घटा दो तो सेविंग इसका हुआ 38.5 यूनिट। अब कहानी बदला, कहानी क्या बदला, व्हेन इज सैलरी कॉट रेज्ड बाय 30%, जब उसका वेतन 30% बढ़ गया, वेतन 100 से 30% बढ़ के 130 हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी, पहले जितना पी था उतना ही पी अभी भी है, मतलब 50% अभी भी खर्च कर रहा है, तो 130 का 50% 65 हो गया, ठीक है। अब बोला है बट ई बिकम 30% ऑफ पी, 65 का 30% निकालो, 3 बचे 15, 3 छक्के 18, 19, 19.5 उसका ई है।
एजुकेशन पे खर्चा, एंड टी बिकम 20% ऑफ ई। जो टी है इसका 20%, मतलब इसका 1/5 है, 5 से इसे डिवाइड करो, 5 तिया 15, 5 निम्मा 45, सी उसका टी उसका 3.9 है। अब मैं अगर इसका सेविंग देखो तो पहले खर्च देख लेते हैं। 9 5 14 की 4, 19 3 22, 23 और 65 88, 130 कमा रहा है, 88.4 खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा होगा? 130 से 88.4 घटाओ, 10 से 4 गया 6, बचा कितना? 9 से 8 गया 1, बचा कितना? 12 से 8 गया 4, 41.6 बचा। अब मैं बोलूं पहले केस में इसका सेविंग 38.5 था, दूसरे केस में इसका सेविंग 41.6 है। पूछा है सम ऑफ द टू सेविंग इच। सम ऑफ सेविंग 6 5 11 की 1, 8 1 9 1 10, 4 3 7 1 8, 80.1 यूनिट। मुझे पता क्या है? मुझे उसकी सैलरी पता है, मुझे 100 यूनिट का वैल्यू पता है, 1,60,000 है। मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता है 1600 है, मैं 80.1 यूनिट का वैल्यू निकाल दूंगा। 16 एकम 16, 16 8 है 128, 128 16 0 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है जी सर? जब भी आपके सामने ऐसा सवाल है बड़ा सा लैंग्वेज वाला पेपर में, सवाल ऐसे देखो और देखते ही स्किप, सॉल्व करने का कोशिश भी नहीं करना, सोचना भी नहीं है कि मैं इसे सॉल्व करना है स्टार्ट करो। इसको तभी स्टार्ट करना है जब आप रिलैक्स्ड हो, चिल माइंड में हो, जब लग रहा है कि हाँ अब ऑलमोस्ट सारे सवाल हो गए, 2-3 बचे हैं, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उसे मैं आराम से करूंगा। वैसे टाइम पे ही ऐसे क्वेश्चन उठाना चाहिए। एक 2023 का भी सवाल है जो लेकर आया हूं। जब भी ऐसा सवाल है पहला काम क्या करोगे? अच्छा खट से हटा दो। इतना बड़ा लेंथ का क्वेश्चन पढ़ने में 30 सेकंड लगेगा, समझने में 10 सेकंड लगेगा, करने में 1-1.5 मिनट लगेगा, 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लेगा, कम से कम 2 मिनट लेगा। ऐसे सवालों को हमेशा स्किप करना होता है। आ जाओ अगले सवाल को करो, ये भी सीपीओ का आया हुआ सवाल है। बोला है द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज Rs 50,000। ठीक है, ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन, सेम टाइप का सवाल है, फैमिली एक्सपेंस, टैक्स और चैरिटी। 3 जगह खर्च करता है, वो ई पे खर्च करता है, वो टी पे खर्च करता है, वो सी पे खर्च करता है। उसका इनकम कुछ भी हो, वो ई पे खर्च करता है, वो टी पे खर्च करता है, वो सी पे खर्च करता है। जी हाँ, चलो देखेंगे। फिर उसका जो बच जाता है वो सेविंग बच जाता है। बोला है मेरे से कि ई वाज 60% ऑफ द इनकम। अगर इनकम 100 यूनिट है, इसका 60% 60 उसका एजुकेशन फैमिली एक्सपेंसेस पे खर्चा है। एंड सी वाज 15% ऑफ टी, इसका 15% सी है। नहीं, टी वाज 20% ऑफ, सॉरी पहला लाइन ये है। बोला है टी वाज 20% ऑफ ई, इसका 20% निकालो, 6 दूना 12, 12 इसका टी है। एंड सी वाज 15% ऑफ टी, इसका 15%, 12 गुणे 15 180 होता है, तो 1.8 होगा। 12 का 15% ही तो निकालना था, 12 का 15% निकालो, 12 गुणे 15 180 बटे 100 1.8। अब मेरा सेविंग क्या होगा? 60 10 70 1 71, तो 73.8 खर्च हो गए, तो मेरा सेविंग जो हुआ 26.2 का सेविंग हुआ। जी हाँ, अब मैं बोला गया आगे, उसकी सैलरी 40% से बढ़ गई, हिज इनकम रेज्ड बाई 40%, 100 से 140 साहब का इनकम हो गया। ठीक ठीक। फिर बोला है ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ही, पहले भी 60% करता था, अब भी इसका 60% करेगा। 140 का 60%, 14 छक्के 84। ठीक। फिर बोला है बट टी बिकम्स 30% ऑफ ई। अब इसका 30% टी हो गया, टी बिकम्स 30% ऑफ ई, इसका 30% निकालो, 3 से पढ़ा पढ़ो, 3 चौके 12 और 3 बटे 24 से 25, 30% इसका होगा 25.2। फिर बोला है एंड सी बिकम्स 20% ऑफ टी, इसका 1/5 सी हो गया, 1/5 निकालो, 5 5 25 और 5 चौके 20, 5.4 ही होगा ना, 5 चौके 20, 0 4 कहां से बउआ? इसका 1/5 5.4 हो गया। सही है? नहीं, गलत है। मेरे से बोला गया है कि C बिकम्स 20% ऑफ T, तो 25.2 का
20% मतलब 1/5 निकालो, 5 से काटा 5 बचे 25, ऊपर से आया 2 नहीं जाएगा तो 5.04 ही होगा, सही था। मैं कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं गलती करना है। .04 इसका सी था। अब अगर मैं बोलूं कि उसका एक्सपेंस कितना था, सबको जोड़ो, 2 4 5 5 10 4 14 की 4 8 2 10 1 11 114.24 उसका एक्सपेंस था। 140 में 114.24 खर्च हो गए तो बचे कितने, 25.76। ये उसका सेविंग है। अब आपको उसका सेविंग पता है, पूछा गया है सेविंग का डिफरेंस क्या होगा। 26.20 से घटा दो, 10 से 6 गया 4, 11 से 7 गया 4, 5 से 5 गया 0, 0.44 उसका सेविंग है। जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, काम खत्म। वैसे आप सॉल्व करना चाहो तो 100 यूनिट बराबर है 50,000 का, तो 1 यूनिट बराबर है 500 का, 0.44 बराबर होगा 44 5 220, ऑप्शन 1। क्लियर जी सर, क्लियर है। बहुत ही लेंदी, बहुत ही तगड़ा सवाल सीपीयू का करा दिया गया। आ जाओ एक सवाल जो कि सीपीयू में ही आया है, इसको खुद से करना। ये मेरे शिफ्ट का सवाल है जो मेरा पेपर हुआ था एसएससी सीपीयू 2020 का। ये सीपीयू का आया हुआ सवाल है, पीछे वाला तब सीजीएल का आया हुआ एक सवाल था, उसको भी करा दिए। अब हम लोग आखिरी सवाल करेंगे आज के सेशन का, जो कि सीजीएल 2023 में आया हुआ है। बोला है फैमिली इनकम इज 35,000 इन अ मंथ। एक आदमी 35,000 एक महीने में कमाता है। फैमिली स्पेंड्स द इनकम ऑन वेरियस एक्सपेंडिचर। फैमिली अपना पैसा बहुत जगह खर्च करती है, जैसे कि फूड, एजुकेशन, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड 5 चीजों में। आफ्टर इनकरिंग ऑल द एक्सपेंडिचर, सारा खर्चा करने के बाद 8% मंथली सेव करता है। हर महीने 8% की बचत होती है। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड। जो उसका हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है वो फूड से 20% ज्यादा है। अगर मैं यहां फूड लिख दूं और यहां हेल्थ लिख दूं तो मेरे को बोला है द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड। अगर फूड पे 2 है तो हेल्थ पे 3 होगा। 50% का मतलब 1/2 होता है, 2 से 3। जी हाँ। फिर बोला है मेरे से एक बात, while food is 3 times of the expenditure on entertainment। जो फूड का एक्सपेंडिचर है वो 3 गुना है इंटरटेनमेंट का। अगर मैं इसे एंटरटेनमेंट से डिनोट करूं तो एंटरटेनमेंट पर अगर 1 रुपये खर्च है तो फूड पे 3 रुपये खर्च है। वो खुद बोला है कि फूड इज 3 times ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट। अगला लाइन, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जो एक्सपेंडिचर पे खर्चा है वो आधा है एजुकेशन के खर्चे का। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, मतलब जो भी आपका हेल्थ पे खर्चा है इसका आधा खर्च हो रहा है। ये आधा है किसका, एजुकेशन का। ध्यान से पढ़ो, देखो बोला है वही स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च शिक्षा पर होने वाले खर्च का आधा है। मतलब जो एजुकेशन में खर्च हो रहा है वो 6 का हो रहा है, तभी जाके हेल्थ 3 का है। क्योंकि अगर ये 3 है तो ये 6 होगा। सीधा सीधा बोल रहा है एजुकेशन का आधा हेल्थ है तो एजुकेशन का आधा कर दिया। अगला लाइन, द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज। जो रेंट पर एक्सपेंडिचर है 1/3 ऑफ द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन। जो किराए पर खर्चा हो रही है वो भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा का 1/3 है। 3 2 5 6 11। जो इसका रेंट का खर्चा है वो 11/3 है। खुद बोल रहा है इन तीनों का 1/3 है सम का। अब मैं सबको बराबर करता हूं। मैं क्या किया, फूड का यहां 2 था, फूड का यहां 3 था, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, और इस पूरे में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा एंटरटेनमेंट का खर्चा 2 यूनिट, मेरा फूड का खर्चा 3 दूना 6 यूनिट, मेरा हेल्थ का खर्चा 3 तिया 9 यूनिट, मेरा एजुकेशन का खर्चा 3 छके 18 यूनिट, मेरा रेंट का खर्चा 11 यूनिट। ये मेरा क्या है, उसके एक्सपेंसेस है। टोटल एक्सपेंस कितने हैं,
6 2 8 9 17 17 18 35 10 45 1 46 46 यूनिट उसके टोटल खर्चे हैं। लेकिन उसको रियलिटी में कितने खर्चे हैं? सर 35,000 कमाता था, 8% बचाता था, तो उसके 35,000 के 92% खर्चे हैं, तो 35,000 के 92% उसका खर्च है। 46 यूनिट बराबर है इसके, मेरे से पूछा गया है एजुकेशन पे कितने खर्चा था, एजुकेशन पर 18 यूनिट का खर्चा है, तो आपसे 18 यूनिट का वैल्यू पूछा है। आसान भाषा में 9 का मल्टीपल आएगा जो कि एक ही ऑप्शन है। वैसे सॉल्व करके देखते हैं। 46 से काटा 46 दूना 92, 0 0 खत्म, 1 यूनिट बराबर हो गया 350 इंटू 2 700, 18 यूनिट बराबर हो गया 18 इंटू 700, 18 7 126, 12,600, 12,600 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है जी सर? आपका बूस्टर सेशन 02 कंप्लीट हुआ। एक सेशन और बूस्टर में मिलेगा जिसमें मैं आपको इलेक्शन बेस्ड, वेन डायग्राम और थोड़े बहुत कमीशन बेस्ड जो कि आ नहीं रहे, सबसे ज्यादा जो आ रहे हैं इलेक्शन बेस्ड आ रहे हैं, तो इसके सबसे ज्यादा सवाल रहेंगे। एक रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट बचा है, दो तीन कॉन्सेप्ट बचे हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे अगले में, और पूरा ओवरऑल हाई लेवल प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। सवालों के लेवल आपको देख के पता चल रहा होगा कैसी प्रैक्टिस है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।